दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हैं कहानियों का एक संकलन। संक्षिप्त में बात करेंगे उन 21 कहानियों की जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। सबसे पहले कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी ये लिखी है माधव राव स्प्रे ने और ये कहानी 1901 में प्रकाशित होती है। छत्तीसगढ़ मित्र एक पत्रिका निकलती थी, वहाँ से ये प्रकाशित होती है। देवी प्रसाद शर्मा ने इसको हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। और इसके पात्रों के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक पात्र है बुढ़िया, विधवा है, जमींदार है, बुढ़िया की एक पोती है, 5 साल की वो पोती है, और एक उसकी पतोहू है और वकील जिसके माध्यम से केस की बात जमींदार करता है। इस कहानी में जमींदारी व्यवस्था पर एक या शोषण की एक कथा है। जमींदार का हृदय परिवर्तन किस तरीके से होता है वो इस कहानी में दिखाया गया है। एक कटु यथार्थ से ये कहानी शुरू होती है और आदर्श की परिणति देते हुए ये कहानी उस युग की सामाजिक और कानूनी स्थिति का चित्रण करते हुए खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी है हमारे पास चंद्रदेव से मेरी बातें। ये कहानी आती है 1904 में। बंग महिला द्वारा ये लिखी गई कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है और इसके पात्रों में खुद स्वयं लेखिका हैं और एक भगवान चंद्रदेव हैं जिनसे वो बात करती है। इसकी खास बात क्या है, ये पत्र शैली में लिखी हुई कहानी है और इसको निबंधात्मक कहानी भी माना जा सकता है। ये पहली व्यंग्यात्मक कहानी है। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। इसमें एक बीमारी का भी जिक्र होता है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन सी बीमारी थी उसमें। प्लेग महामारी है, उसका जिक्र इस कहानी में है। प्रमोशन के लिए किस तरीके से घूसखोरी होती है वो इस कहानी में दिखाया गया है। चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा पर बहुत सारे कटाक्ष इस कहानी में आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी कहानी हमारे पास आती है दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी उसी बंग महिला की यानी कि राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित कहानी है और वो कहानी आती है 1907 में। 1907 में सरस्वती पत्रिका में वो कहानी प्रकाशित होती है और रामचंद्र शुक्ल ने पहली कहानी माना है दुलाई वाली कहानी को। ये महत्वपूर्ण बात है। और इनके पात्रों में जान लेते हैं कौन कौन है। इनके पात्रों में है बंसीधर, जानकी, नवल किशोर, सीता और दुलाई वाली। ये इनके पात्रों की मैं बात कर रहा था। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक नवविवाहिता जो होती है उसकी मनोदशा का अंकन किया गया है इस कहानी में। काशी, दसवां अश्वमेध घाट और इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर यहाँ का इलाका ये इस कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। हास्य विनोदपूर्ण ये कहानी दुलाई वाली जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चौथी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन ये कहानी भी 1907 में आती है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये लिखी गई कहानी जमाना पत्रिका में प्रकाशित होती है। 1907 में ही सोजे वतन संग्रह में कहानी ये आई थी और सोजे वतन संग्रह जो है वो आपको पता है अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसके पात्रों में मैं आपको बता दूं, 2 मुख्य पात्र हैं, दिलफिगार और दिलफरेब। इस कहानी का विषय है देश प्रेम की भावना यानी कि प्रेम के एक आदर्श स्वरूप को दिखा करके उस पवित्रता का चित्रण इस कहानी में दिया गया है। 3 रत्नों की बात इसमें की गई है। पहला है पवित्र आंसू, दूसरा सती की राख और तीसरा देश सेवा में गिरा गया खून का वो कतरा। एक कथन भी आता है कहानी के अंत में कि खून का वह आखिरी कतरा जो देश की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न होता है। तो ये इस कहानी की खास बातें थी। अगली कहानी आती है कानों में कंगना। और कानों में कंगना जो है कुसुमांजलि कहानी संग्रह से कहानी ली गई है। 1912 में ये इंदु पत्रिका में कहानी प्रकाशित होती है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी। इसके पात्र हैं नरेंद्र, किरण, योगेश्वर, किन्नरी, मोहन, ये इनके पात्र हैं। और इसमें विषय वस्तु जो उठाई गई है वो दर्शाया गया है कि वासना और प्रेम में क्या अंतर है। एक स्त्री की सामाजिक स्थिति को इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरीके से पुरुषों की निर्बाध प्रकृति का चित्रण होता है या प्रकृति के माध्यम से कैसे प्रेम उजागर हो सकता है, ये इस कहानी में मुख्य तौर पर आपको देखने को मिलेगा। अगली कहानी आती है हमारे पास, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। प्रकाशन वर्ष वही 1915 ईस्वी और ये कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। मुख्य पात्रों में लहणा सिंह है, होरा है, हजारा सिंह है, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, पोहलू राम, अब्दुल्ला, न जाने कितने इसमें पात्र हैं। और इस कहानी में एक खास बात जो है वो पूर्व दीप्त शैली में लिखी गई कहानी ये है।
प्रेम का आदर्श स्वरूप दर्शाती हुई कहानी त्याग और वीरता की कहानी है। देश प्रेम की कहानी है। फ्रांस और बेल्जियम का युद्ध इस कहानी में दिखाया गया है। और इस कहानी में एक खास बात ये बताई गई है कि किस तरीके से वचनबद्धता, यानी कि उस वचन के लिए एक कुर्बानी एक इंसान दे देता है। इस कहानी में न जाने कितने संवाद हैं, और ऐसे ऐसे संवाद हैं जो हर बार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। लास्ट में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि लहणा सिंह किस बटालियन में था, या लहणा सिंह नंबर 77 जमादार हो गया था। 25 वर्ष बीत गए, लहणा सिंह 77 में जमादार हो गया था। फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची, मैदानों में घाव से भरा, नंबर 77 सिख राइफल, लहणा सिंह, ये नंबर आपको याद रखना है। उसके बाद की कहानी आती है आकाशदीप। सन 1929 में ये कहानी आती है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी ये आकाशदीप संग्रह में संकलित है। इसके मुख्य पात्रों की अगर मैं बात करूं तो इसमें मुख्य पात्र हैं चंपा, बुद्धगुप्त, मणिभद्र, जया नायक, ये इसके मुख्य पात्र हैं। अन्य कहानी संग्रह आपको बता देते हैं जयशंकर प्रसाद के। छाया है 1912 में आता है। हिंदी साहित्य की का पहला कहानी संग्रह उसको माना जाता है। प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936 में। ये अन्य कहानी संग्रह जो इस कहानी संग्रह में लिखी कहानी उनमें जयशंकर प्रसाद का है। इसमें मुख्य विषय वस्तु क्या रहेगी वो भी आपको बता देते हैं। ऐतिहासिक रोमानी चरित्र प्रधान ये कहानी है, यानी कि चंपा के अंतर्द्वंद्वों और मनोदशा का चित्रण इस कहानी का प्रमुख कथ्य है। चंपा का चरित्र दिखाया गया कि किस तरीके से वो एक कर्तव्यनिष्ठ, साहसी और चारित्रिक दृढ़ता से युक्त नारी निकल कर के सामने आती है, वो चंपा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। एक जलदस्यु के जीवन की चुनौतियों का अंकन इस कहानी में दिखाया गया है। प्रेम और घृणा का अंकन भी इस कहानी में है, और एक असफल प्रेम कहानी आप इसको कह सकते हैं। आकाशदीप मुक्ति की कहानी है, जो स्वदेश के प्रति प्रेम और अंग्रेजों से मुक्ति और स्त्री और पुरुष की मुक्ति को दर्शाती हुई कहानी है। इसके आगे कहानी है गैंग्रीन। गैंग्रीन जो कहानी है वो इसका नाम है रोज़। 1931 में ये कहानी आई थी। अज्ञे द्वारा ये कहानी विपथिका पत्रिका से ली गई थी। ये विपथिका पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में मुख्य पात्र हैं मालती, महेश्वर, टीटी और खुद लेखक हैं। इसके बाद अगली कहानी आती है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य 1931 में कहानी आती है, और इस कहानी को लिखा था जैनेन्द्र कुमार ने। 1927 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। वातायन 1931 वहाँ से ये कहानी ली गई है। वातायन पत्रिका 1931 में शामिल की गई थी, और इसके जो पात्र हैं, लेखक हैं, उसका मित्र खुद है और एक बच्चा है, एक बालक है। अन्य संग्रह हम आपको बता देते हैं जैनेन्द्र के। फांसी है, वातायन है, 1931 में आया था। नीलम देश की राजकन्या 1933 में आया था। एक रात 1934 में आया था। दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942 और जयसंधि 1949। इनकी पहली कहानी मानी जाती है खेल, जो 1928 में आई थी। मैं शैली की ये कहानी, तो नाम इसमें स्पष्ट नहीं है। लेखक और उसके वकील दोस्त जो है एक पहाड़ी बच्चा है, ये उनके बीच की कहानी है। इस कहानी का मुख्य विषय आपको बता देते हैं, वो है कि किस तरीके से एक पहाड़ी क्षेत्र में गरीबी और वहाँ की बाल श्रम की जो मजबूरियाँ हैं उनको दर्शाती हुई कहानी है। भाग्यवादी धारणाओं पर प्रहार करती हुई कहानी, जिसमें भयंकर आर्थिक विषमता अर्थात संपन्नता और विपन्नता की जानलेवा अथाह खाई जो दिन प्रतिदिन चौड़ी और गहरी होती जा रही है, उसका अंकन करने वाली ये मार्मिक कहानी है। अब अगली कहानी आ जाती है ईदगाह। ईदगाह जो कहानी आती है वो 1933 में आती है। ईदगाह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी, और सबसे पहले ये चांद पत्रिका में प्रकाशित होती है। इसके मुख्य पात्रों में हामिद है, अमीना है, चौधरी कायम अली है, महमूद है, मोहसिन है, नूरा, सम्मी, आबिद, फ़हीमन, जुमराती, ये इनके मुख्य पात्र हैं। विषय वस्तु की अगर मैं बात करूं तो ये बाल मनोविज्ञान की
का सूक्ष्म अंकन करने वाली कहानी है। बालमन की सहजता को इस कहानी में दर्शाया गया है। किस तरीके से एक भ्रष्ट पुलिस यंत्रणा दर्शाई जा सकती है, वो भी इस कहानी का अंकन है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऊंच नीच का भेदभाव, ईद को लेकर बच्चों में किस तरीके से सहज उत्साह का अंकन होता है, वो सब इस कहानी में दर्शाया गया है। अगली कहानी आती है हमारे पास राही। 1947 में वो कहानी आती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की हंस पत्रिका में कहानी प्रकाशित होती है राही, और उसमें मुख्य पात्रों में है दो पात्र, एक है राही और एक है अनीता। ये दो उसके मुख्य पात्र हैं। इसके विषय वस्तु में आपको बता दूं, इसमें एक जाति का वर्णन किया गया है जिसका नाम है मांगरोरी जाति। तो संवादात्मक और आत्मकथात्मक रूप में लिखी गई ये कहानी स्त्री वेदना की झलक को प्रस्तुत करती है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण इस कहानी में दर्शाया गया है। गरीबी और गरीबों की व्यवस्था को इस कहानी में दर्शाया गया है। कहानी का मूल उद्देश्य गरीबों की समस्या को उजागर करके उनका समाधान देने का यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान का रहा है। अगली कहानी जो है वो है सिक्का बदल गया। ये 1948 में कहानी आई थी। कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई कहानी प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित होती है। जो इनके अन्य कहानी संग्रह में मैं बता दूं, एक बादलों के घेरे में जो 1980 में इनका कहानी संग्रह आया था। इनके पात्र हैं साहजी, साहनी, शेरा, हुसैना, जैना, फिरोज, रसूली, नवाब बीबी, बेगू, जेलदार, इंस्पेक्टर दाऊद खान, इस्माइल। ये इनके मुख्य पात्र हैं। अविभाजित कश्मीर में चनाब के तट पर स्थित एक जबलपुर की कथा इस कहानी में दर्शाई गई है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये कहानी एक नए आयाम सांप्रदायिकता का चित्रण प्रस्तुत करती हुई दिखाती है। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन इस कहानी में दर्शाया गया है। विस्थापन से उत्पन्न किस तरीके से अलगाव हो सकता है, उसकी क्या यंत्रणा है, वो इस कहानी में दर्शाई गई है। अगली कहानी है परिंदे। 1955 में ये कहानी संग्रह आया था। 1955 में कहानी आई थी परिंदे, निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी। और इस परिंदे कहानी संग्रह में बहुत हंस पत्रिका में कहानी ये प्रकाशित होती है निर्मल वर्मा की। इसके मुख्य पात्रों में आते हैं लतिका, मेजर गिरीश नेगी, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, सुधा, करीमुद्दीन, मिस वुड, मैरी, फादर एलमंड, जूली, हेमंती। इस कहानी की विषय वस्तु को अगर मैं बताऊं तो जीवन के आंतरिक लय और भावबोध को खोलती हुई कहानी है। नारी मनस्थिति को दर्शाती हुई मानसिक अवहेलना और अकेलेपन का अंकन करती हुई कहानी सैन्य जीवन और प्रेम की कहानी बनकर के भाव प्रधान होकर के निकल करके आती है। अतीत के प्रेम की स्मृति जनित पीड़ाओं का अंकन इस कहानी में दर्शाया गया है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को पहली कहानी माना है, ये हम सबको पता होना चाहिए। अगली कहानी आ जाती है चीफ की दावत। चीफ की दावत जो कहानी आती है वो 1956 में आती है। चीफ की दावत 1956 में आई। पहला पार्ट इसमें ये संकलित होती है कहानी, और भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कहानी थी ये। इसके प्रमुख पात्रों में सामनाथ हैं, मिसेज सामनाथ हैं, सामनाथ की माँ, चीफ और भी अन्य सदस्य हैं इसमें, जो कई बार दिखेंगे आपको, कई जगह पर आपको नजर आएंगे। बूढ़ी माँ के दर्द की कहानी है। माँ के दर्द और बलिदान की ये कहानी आपको सामाजिक और आर्थिक विडंबना का अंकन करती हुई नजर आती है। मानवीय मूल्यों पर प्रहार करती हुई कहानी बदलते परिवेश में बिखरती संवेदनाओं को लेकर के एक गुड्डे फुलकारियों को बनाती हुई लास्ट में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। अगली कहानी है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार 1957 में आती है। शेखर जोशी द्वारा लिखी गई ये कहानी कल्पना पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित होती है। 1958 में कोसी का घटवार नाम से कहानी संग्रह खुद प्रकाशित होता है। और अन्य संग्रहों में आपको बता दें, साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले, ये भी इनके शेखर जोशी के अन्य कहानी संग्रह हैं। इसके पात्रों में गुसाई है, लक्ष्मा है, धर्म सिंह है, नरहरी प्रधान है, और राम सिंह है, उमेद सिंह है, किशन सिंह है, ये इसके पात्र हैं। अधूरे प्रेम की कहानी है जो अकेलेपन का चित्रण प्रस्तुत करती हुई कहानी हमारे सामने नजर आती है। ये भी कहानी पूर्वदीप्त शैली में लिखी गई थी और नारी जीवन की व्यवस्था को अंकित करती हुई कहानी अल्मोड़ा के पहाड़ी अंचल को लेकर के हमारे सामने आती है। अगली कहानी है वो है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम, इस कहानी का भी प्रकाशन वर्ष 1957 है और ये ठुमरी संग्रह में संकलित होती है। ठुमरी कहानी में 1959 में आया था ठुमरी कहानी संग्रह। आदिम रात्रि की महक एक इनका अलग से कहानी संग्रह है। अग्निखोर है,
अच्छे आदमी है। ये इनके अन्य कहानी संग्रह में मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं। ये इसमें जो पात्र हैं, बिरजू है जो 7 साल का है, चंपिया है 10 वर्ष की है, बिरजू की मम्मी पापा हैं, मक्खनी फुआ है, जंगी रंगी, जंगी की पतोहू, राधे, बाबू साहब, ये सब जो है इस कहानी के पात्र हैं। आंचलिक कहानी है और ग्रामीण नारी की महत्वाकांक्षा को, उसके सपनों का चित्रण करती हुई ये कहानी हमारे बीच में प्रस्तुत होती है। नारी सशक्तिकरण और अपने इच्छित जीवन हेतु किस तरीके से एक संघर्ष करती हुई नारी को इस कहानी में दर्शाया गया है, वो दर्शनीय है। ग्रामीण जीवन की जो नारियां हैं, सब कुछ अपना साथ लेकर के चलती हैं। किस तरीके से बलरामपुर का नाच देखने की अभिलाषा उनके मन में उछल कूद करती है। ग्राम्य जीवन के मेले का महत्व किस तरीके से होता है, वो इस कहानी में दर्शाया गया है। अगली कहानी है तीसरी कसम। तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, इसका कहानी का नाम है। 1958 में ये कहानी आती है और इस कहानी को भी लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने। ये भी अपरंपरा में प्रकाशित होती है। इस कहानी के पात्रों में हीरामन है, हीराबाई है, लाल मोहर है, धुनीराम है, पलटदास है। और इस कहानी के बारे में आपको बता दें, इस पे तीसरी कसम जो है फिल्म भी बनी थी। ठुमरी संग्रह में भी ये संकलित है, अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित होती है। और रेणु की पहली कहानी बटबाबा है। जानकारी दे देते हैं, इनकी अंतिम कहानी भित्ति चित्र थी जो 1972 में प्रकाशित होती है। आंचलिक कहानी है और इसमें एक ग्रामीण युवक किस तरीके से अपनी चातुर्य बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपनी चातुर्य को दर्शाता है, उसका चित्रण इसमें दर्शाया गया है। नौटंकी कंपनी में कार्य करने वाली नारी के इर्द गिर्द भरे जीवन की ये कहानी है। नौटंकी कंपनी में किस तरीके से जो काम करने वाली नारी है वो समाज के नज़रिए को दर्शाती है, वो इस कहानी में दिखाया गया है। नायक यहाँ 3 कस्में खाता है। पहली, चोरी का माल नहीं ढोएगा, दूसरा, बांस नहीं ढोएगा, तीसरा, कंपनी की औरत नहीं ढोएगा। ये 3 जो कस्में हैं वो इसमें आती हैं। 19वीं कहानी हमारे पास है पिता, ज्ञान रंजन द्वारा लिखित कहानी 1965 में प्रकाशित होती है और ये पिता कहानी संग्रह में संकलित है। पिताजी सुधीर, कप्तान भाई, देवा यानी कि सुधीर की पत्नी, रहमान, ये इनके पात्र हैं। इस कहानी की खास बात है नए और पुराने मूल्यों का द्वंद्व किस तरीके से वो चित्रित होता है, वो इस कहानी में अंकित किया गया है। मानवीय जीवन व्यवस्था का चित्रण इस कहानी में दर्शाया गया है। पिता पुत्र के रिश्तों में किस तरीके से पीढ़ीगत अंतर आता है, वो इस कहानी में चित्रित किया गया है। और इस कहानी में बुजुर्ग पीढ़ी द्वारा आधुनिकता की जो चमक दमक से दूर रहना, वो चित्रण किया गया है कि जिस कारण कहीं ना कहीं वे अपनी आधुनिक सभ्यता में रमी हुई संतान से दूर होते हुए नजर आते हैं। कहानी में गर्मी पिता और पुत्र दोनों के लिए बेचैनी का प्रतीक है। कहानी लोक कथात्मक और कुछ हद तक प्रतीकात्मक शैली में भी यानी कि मिश्रण रूप में चित्रित होती है। पिता के कुछ संस्कार और कुछ परंपराएं हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं जिन्हें वे बदलना नहीं चाहते और यही बात उन्हें स्वाभिमानी और रूढ़िवादी बनाती है। अगली कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ये 1970 में प्रकाशित होती है। हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ये कहानी ठिठुरता व गणतंत्र इस संग्रह में संकलित है। इसके पात्रों में मातादीन है, अब्दुल गफ्फार है, बलभद्र है, राम संजीवन है। और इस कहानी का विषय वस्तु जो रहता है वो भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर ये व्यंग है। निर्दोष को किस तरीके से दोषी करार देने पर जो प्रथा थी उस पर एक करारा व्यंग है, प्रहार है। विज्ञान और वैज्ञानिक को नकारने पर व्यंग इस कहानी में दर्शाया गया है। भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली किस तरीके से है उसके ऊपर भी हरिशंकर प्रसाद ने एक ज़बरदस्त व्यंग इसमें लिखा है। और अंतिम कहानी है हमारी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई 1971 में रचित कहानी अमृतसर आ गया। पटरियाँ कहानी संग्रह में संकलित है। पटरियाँ कहानी संग्रह 1973 में आया था और उसके पात्र हैं, एक लेखक खुद होता है, 3 पठान होते हैं, एक बाबू, एक सरदार और एक बुढ़िया, ये इसके पात्र होते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय किस तरीके से तनाव उपजा था उसकी पृष्ठभूमि से रची बसी ये कहानी हमारे सामने सांप्रदायिकता की समस्या को लेकर के आती है। नष्ट हुई किस प्रकार की मानवीय संवेदनाएं आती हैं वो इस मय शैली में रचित कहानी द्वारा प्रस्तुत होती हैं। अमानवीय कृत्यों का चित्रण इस कहानी में किया गया है। स्थानों की अगर मैं बात करूं तो इसमें पाकिस्तान, लाहौर, गुरदासपुर, झेलम, वजीराबाद ये स्टेशन है और हंसपुरा, अमृतसर, ये इन स्टेशनों की इसमें बातचीत की गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरीके से हमारी इन 21 कहानियों को सुनने के लिए। थैंक यू।